स्टडी विद टीम बनारस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरटीई 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में आया था, जिसका इम्प्लीमेंटेशन 2010 1 अप्रैल से किया गया था पूरे ऑल ओवर कंट्री माने कि हमारे देश में। उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और ये ऐसा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि सीटेट में भी अभी करंट टाइम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपके केवीएस के सिलेबस में भी ये इंक्लूडेड है। ओके, तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इधर ओवरव्यू लेते हैं, फिर इसके बारे में पूरी डिटेल इन वन वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, तो देखिए, जो ये शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन आया था, ये 2009 में आया हुआ था। और अगर बात करें कौन से संविधान संशोधन हुआ था, तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। और आर्टिकल नंबर 21A जोड़ा गया था। आपको पॉलिटी में पता होगा कि जब भी किसी अनुच्छेद के आगे A B C D कुछ भी जोड़ा जाता है तो वो कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट माने कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही आता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अवेलेबल किया जाएगा, इसका एक प्रावधान बनाया जाएगा। कौन से संविधान संशोधन से? तो 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में आया हुआ था। ठीक है, और ये आर्टिकल नंबर 21A में जोड़ा गया था। और अगर बात करें, ये जो राइट टू एजुकेशन है, ये 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू कर दिया गया था। बात करें अगर नॉर्मल लोगों के लिए, कि मतलब जो लोग दिव्यांग नहीं हैं, तो वो 6 से 14 वर्ष तक के फ्री एजुकेशन का लाभ उठा सकते हैं। बट अगर जो लोग दिव्यांग हैं वो 6 से 18 वर्ष तक के लिए इसका लाभ उठा सकते हैं। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पास हुआ था, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में ये चीज़ पास की गई थी। ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें हम, इसका पूरा नाम फुल फॉर्म क्या है, तो राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, संक्षिप्त नाम है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। और एक बात आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहला कंट्री, पहला देश नॉर्वे था, जिसकी राजधानी क्या है? ओस्लो। ठीक है, इसने आरटीई को लागू किया था। और भारत 135वां कंट्री बना था जिसने आरटीई को लागू किया था। ठीक है, अब देखिए, 2 जुलाई 2009 को आरटीई विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। और जैसा मैंने आपको बताया कि राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 और 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में ये पास हुआ था। और उस टाइम पे राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इन्होंने हस्ताक्षर या साइन किया था 26 अगस्त 2009 को। तो ये सारी चीज़ें 2009 में हो रही हैं। ये एक्ट आया था, लेकिन लागू की बात करें तो 2010 में हुआ था, 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, अब देखिए, 27 अगस्त 2009 को भारत के राजपत्र यानी कि गजट में इसको प्रकाशित किया गया था। फाइनली देखा जाए तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि उस टाइम पे ये क्या हुआ करता था, एक यूटी मतलब कि एक अलग थलग इसको एक दर्जा प्राप्त था। फिर मोदी गवर्नमेंट के द्वारा इसको हटाया गया, तब जाके ये एक फाइनल मतलब देखा जाए तो पूरे भारत में सम्मिलित रूप से अब जम्मू कश्मीर हमें देखने को मिलता है। पर 2010 की बात चल रही है, तो उस टाइम पे जम्मू कश्मीर को छोड़कर 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में आरटीई एक्ट को लागू किया गया। तो आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में आरटीई को लागू किया गया था। ठीक है, और इस अधिकार को मूल अधिकार बनाने के लिए आपको मैंने बताया कि 21A में 86वां संविधान संशोधन 2000 में जोड़ा गया था, ताकि यह एक मूल अधिकार माने कि फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आ जाए। 4 जुलाई 2013 को आरटीई का एक गीत भी जारी किया गया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप थोड़ा सा ओवरव्यू ले सकते हैं कि सोनू निगम ने इसको गाया है और जावेद अख्तर के ये क्रिएशन है, मतलब कि लिखा गया है। फिर वही गीत था, टन 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 सुनो घंटी बजी स्कूल की, इस तरीके से गीत है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको वो गीत भी मिल जाएगा। इस अधिनियम में कुल 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं और एक अनुसूची है। 7 अध्याय, 38 धाराएं और एक अनुसूची। इसमें कि जो देखिए 38 धाराएं हैं ना, उनमें से कुछ धाराएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया कि इस अधिनियम को लाने के लिए दिसंबर 2002 में 86वां संविधान संशोधन एक्ट लाया गया था, जिससे कि अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और ये शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, अब देखिए, धाराएं जो हमारी थी ना, 38 धाराएं हमने देखा था, उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, धारा नंबर 1 में क्या था कि 1 अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत के राज्यों में लागू किया जाएगा। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुलभ की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं धारा नंबर 2, महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या। देखिए, बालक जो है 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिका को ये व्यवस्था का लाभ मिलेगा। समुचित सरकार माने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों में ये लागू होगा। स्थानीय सरकार जो हमारी पंचायती सिस्टम होती है, जिसमें नगर निगम, ग्राम पंचायत आदि आते हैं, इन सब में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। फिर प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से लेकर 8 तक। आपको पता होना चाहिए कि आरटीई के अंतर्गत ही यह प्रावधान था कि 1 से 8 तक के बच्चों को बिल्कुल भी फेल नहीं किया जा सकता।
मतलब कि अगर कोई बच्चा फेल होता है, फिर 2019 में भी एक कमेटी आई थी, सुब्रमण्यम कमेटी, उसने कहा कि अगर कोई बच्चा 1 से 8 तक अगर मान लो बाई चांस फेल भी हो जाता है, तो उसकी एक अलग से उसको कुछ मंथ्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको अच्छे से मतलब पढ़ाया जाएगा ताकि वो फिर से वो सारी चीज़ों को अचीव कर सके और वो फेल होने की दिशा में आगे कदम ना रखे, ठीक है? और 9th 10th 11th 12th मतलब आगे बच्चा जो भी करना चाहे तो वो अच्छी तरीके से कर सके, ठीक है? अब देखिए जो ये दुर्बल वर्ग थे, फिर उसके बाद स्कूल और सरकारी सहायता प्राप्त या विशिष्ट या पूरी तरीके से जो प्राइवेट स्कूल है, इन सभी के अंतर्गत ये आते हैं धारा 2 में। वंचित वर्ग, सुविधाओं की कमी वाले बच्चे, सारा कुछ, ठीक है? तो ये हमने धारा 2 देखा। अब हम चलते हैं धारा 3 की तरफ। इसमें क्या था कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को यह शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य होगी। धारा 4 में था कि प्रवेश का आधार उम्र होगी। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रवेश का आधार उम्र होगी और कक्षा निर्धारण के लिए बच्चे की उम्र घटाकर कक्षा निर्धारित होगी, ठीक है? 5 वर्ष घटाकर। और माना जैसे यहाँ पे देखिए है भी कि मान लीजिए अगर कोई बच्चे की 6 वर्ष उम्र है और किसी कक्षा में उसको प्रवेश मिला है, ठीक है? तो अगर वो 6 वर्ष का है तो उसमें से 5 को घटा देंगे तो 1 आया, मतलब कि अब वो कक्षा 1 में प्रवेश उसको मिल जाएगा, ठीक है? तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये धारा 4 का कॉन्सेप्ट है। और अगर बात करें ना, देखिए इसमें जो आरटीई है वो लागू करता है कि कक्ष आयु के अनुसार अधिक समजातीय होगा। इसका मतलब होता है कि एक जैसी एज ग्रुप वाले बच्चे एक क्लास में किसी भी टीचर को मिल जाएंगे। मतलब कि ये क्वेश्चन भी फॉर्म हो सकता है कि क्या यह समजातीय होता है कि विषम जातीय आयु के अनुसार, तो ये समजातीय होता है। क्योंकि आप देखिए अगर आप किसी भी 6 वर्ष तक के बालक से मिलेंगे, इसका मतलब वो कक्षा 1 में पढ़ रहा होगा। 7 वर्ष के बालक से मिलेंगे तो मान लीजिए कक्षा 2 में पढ़ रहा होगा। इसी तरीके से 8 वर्ष तो कक्षा 3 में। इस तरीके से आपको एक एज ग्रुप वाले बच्चे एक विशेष कक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? ये धारा 4 की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम धारा 5। देखिए क्या है, किसी बालक का किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरण भी कराने का मतलब कि हक है, ठीक है? और ऐसे में स्कूल को तुरंत टीसी वगैरह या स्थानांतरण के लिए टीसी भी दे सकते हैं, ठीक है? और अगर बात करें धारा 7 की, तो धारा 7 में क्या है कि अंशदान के बारे में कहा गया है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का व्यय कितना होगा, ये जो सिस्टम लागू की जा रही है। तो 65-35 का पहले रेशियो था, पर अभी देखा जाए तो 60-40 का हो गया। मतलब 60 केंद्र सरकार देगी, 40 उस संबंधित राज्य सरकार के द्वारा फंडिंग की जाएगी। लेकिन अगर पूर्वोत्तर साइड में देखा जाए, जैसे कि असम हो गया और भी जो हमारे मेघालय, मणिपुर जैसे जो हमारे देश में राज्य हैं, वहाँ पर 90-10 का अनुपात है। मतलब कि 90 केंद्र सरकार और 10 वहाँ की राज्य सरकार के द्वारा अंशदान या फंडिंग की जाएगी। नेक्स्ट देखिए धारा 8 है, इसमें समुचित सरकार के कर्तव्य दिए गए हैं। धारा 9 में स्थानीय अधिकारी के कर्तव्य और स्थानीय निकायों के कर्तव्य, मतलब कि जो वहाँ पे पंचायती सिस्टम लागू है उनके क्या कर्तव्य हैं, ड्यूटीज़ हैं, उनको यहाँ पे दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। फिर देखिए धारा 10 में क्या है कि माता पिता के कर्तव्य हैं कि वो सभी अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को विद्यालय भेजना सुनिश्चित करें। मतलब कि कोई भी बच्चा घर बैठा ना रहे, या बाप या उसका जो माता है, माता पिता उनके किसी भी बच्चे को कम उम्र में या बालिग उम्र न हुई हो उसी में काम पे भेज दे। तो इस तरीके से ये चीज़ सुनिश्चित करें कि बच्चों को विद्यालय भेजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धारा 11 में है कि आंगनबाड़ी शिक्षा केंद्रों आदि के माध्यम से 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, है ना? आपको पता भी होगा, अगर आप प्राइमरी स्कूल में गए होंगे तो आंगनबाड़ी आपको देखने को मिलती होगी इस तरीके से। तो वहाँ पे 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। फिर वही 6 वर्ष तक का जब बच्चा हो जाता है तो कक्षा 1 में उसको प्रवेश मिल जाता है। और ये पूरी तरीके से निःशुल्क पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा किस एज क्राइटेरिया में आती है, तो ये 3 से 6 वर्ष तक में आती है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए धारा 12 है, इसमें निजी विद्यालय मतलब जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल वगैरह होते हैं ना, तो उसमें 25% सीट्स का क्या होता है, रिजर्वेशन होता है SC ST और OBC वाली कम्युनिटी के लिए, और दिव्यांग जो लोग होते हैं उनके लिए भी ये सुरक्षित होती है। और अगर ऐसा नहीं होता है और अगर ये प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी करते हैं तो उनको पेनल्टी भी देनी पड़ती है, जुर्माना भी भरना पड़ता है। तो ये धारा 12 के अंतर्गत है, ठीक है? अब देखिए धारा 13 में क्या है कि कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऐसा करने पर अगर कोई स्कूल होता है तो उसके जो भी शुल्क लेता है, वो फीस लेता है किसी भी बच्चे या पेरेंट्स से उनके, तो उसका 10 गुना उसको जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है? हालांकि ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन स्कूल में देखा जाए तो ये सारी चीज़ें अभी भी ली जाती हैं, कोई जुर्माना नहीं लगता। अगर देखिए कोई प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाएगी, ऐसा करने पर पहली बार 25,000 रुपये और बाद में हर बार 50,000 रुपये तक का जुर्माना लिया जाएगा, ठीक है? ये भी प्रावधान है। धारा 14 में देखा जाए तो जन्म प्रमाण पत्र न होने पर भी प्रवेश मिल जाएगा। कोई आप माता पिता से एफिडेविट या शपथ पत्र लेकर आप बच्चे का जन्म ले सकते हैं, अगर कोई एज प्रूफ नहीं है तो। धारा 15 में क्या है कि निर्धारित अवधि 30 सितंबर के बाद भी प्रवेश लिया जाएगा। धारा 16 में क्या है कि अवरोधन और निष्कासन पर रोक होगा। मतलब कि बच्चा अगर कोई ड्रॉप आउट बच्चा है या जैसा भी बच्चा है, तो इस तरीके से उनका निकालने का कोई प्रावधान नहीं हो, उनको शिक्षा दी जाएगी बराबर।
धारा 17 में है किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना पर रोक होगी। कोई भी प्रकार का इस तरीके का शारीरिक दंड बच्चों को नहीं मिल सकता। सीबीएसई या एनसीएफ आप देखिए तो बिल्कुल इसके खिलाफ है। धारा 18 में क्या है कि बिना मान्यता के स्कूल चलाने पर रोक होगी और पकड़े जाने पर पहली बार 1 लाख रुपए, दोबारा अगर वो व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है तो उसको प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 रुपए तक का जुर्माना दिया जाएगा। मतलब कि मान्यता प्राप्त एक ऑथेंटिक स्कूल आपको चलाना है। धारा 19 में है विद्यालय के मान और मानदंड अनुसूची में वर्णित है। धारा 20 में है अनुसूची में संशोधन का अधिकार है सिर्फ केंद्र सरकार को होगा। मतलब कि जो भी राज्य सरकार है या यूटी के जो केंद्र शासित प्रदेशों की गवर्नमेंट है वो उसमें संशोधन या अमेंडमेंट्स नहीं कर सकती है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। धारा 21, प्रत्येक विद्यालय सरकारी में एक विद्यालय प्रबंधन समिति होगी, एसएमसी, ओके, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसके 75% मतलब कि 3/4 सदस्य बच्चों के अभिभावक होंगे, जिनमें आधी संख्या मतलब 50% महिलाओं की संख्या होगी और कुल सदस्य 16 होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विद्यालय प्रबंधन समिति आपके केवीएस के सिलेबस में भी अलग से पॉइंट करके दिया हुआ है। ओके, तो आपको सदस्यों की संख्या ध्यान रखनी है पूरा, और अभिभावकों की संख्या या मेजोरिटी देखा जाए, और देखा जाए अगर महिलाओं की संख्या तो 50% रहेगी। एसएमसी वही विद्यालय प्रबंधन समिति। धारा 22 में क्या दिया है कि मुख्य कार्य होगा विद्यालय विकास योजना एसडीपी तैयार करना, स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम या प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग होगा। ओके, और धारा 23 में है शिक्षकों की योग्यताएं, मतलब कि जो भी टीचर्स वहाँ एलिजिबिलिटी पास करके जाएंगे, टेट सीटेट केवीएस एंड ऑल दैट। तो फिर देखिए धारा 24 में है शिक्षकों के कर्तव्य। तो ये है इंपॉर्टेंट, जो भी टीचर रहेगा उसको अपने जो टाइम टेबल मिला है उसके अकॉर्डिंगली उसको काम करना होगा, और जो भी पाठ्यक्रम सिलेबस मिला है उसको कंप्लीट करना होगा, जो भी बच्चे की एबिलिटी क्षमता है उसको ध्यान में रखकर उसको पढ़ाना होगा, जो भी बच्चों के माता पिता है उनके लगातार कॉन्टैक्ट संपर्क में रहना होगा। और शिक्षण कार्य के अलावा भी देखिए अगर टीचर्स को देखा जाए तो बहुत सारे अन्य तरीके के कामों में भी लगाया जाता है, जैसे जनगणना जो कि अभी तक हुई नहीं है बट होने के चांसेस हैं, तो वहाँ पर भी टीचर्स को लगाया जा सकता है। उसके बाद अगर आप देखते हैं चुनाव वगैरह में भी, तो वहाँ पर भी ऐसे लगा सकते हैं। और जब कोई आपदा वगैरह आती है, जैसे कोरोना का ही टाइम आया था, तो बहुत सारे शिक्षकों की ड्यूटी लगी हुई थी। ऐसा नहीं था कि डॉक्टर्स ही लगे हुए थे, शिक्षक भी अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे थे, क्योंकि उनका प्रावधान है कि आपकी शिक्षण गतिविधि के अलावा भी आपको और कामों में लगाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए सरकारी आदेशों का नियमों का पालन करना, तो वही सारी चीज़ें उनमें इंक्लूड हो जाती है। अब देखिए धारा 25 है, तो शिक्षक छात्र अनुपात अनुसूची में वर्णित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शिक्षक छात्र अनुपात क्या होता है कि 30/1। प्राइमरी स्कूल अगर आप देखें तो अगर आप देखते हैं कि 30 बच्चों पे एक टीचर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और 35/1। और अगर आप अपर प्राइमरी की बात करें तो 35:1 आपको देखने को मिलता है अपर प्राइमरी पे। ठीक है, मतलब 35 बच्चों पर एक टीचर आपको अपर प्राइमरी पे। और अगर बात करें 1 से 8 तक की कक्षा में 200 से प्लस स्टूडेंट्स हैं तो उस पर 40:1 होता है, मतलब कि 200 प्लस हैं बच्चे तो आपको एक टीचर मिलेगा 40 बच्चों पे। ठीक है, और अगर बात करें 150 से ज़्यादा बच्चे अगर प्राइमरी स्कूल में, तो एक प्रिंसिपल प्लस 5 शिक्षक आपको देखने को मिलेंगे। ये सारी चीज़ें धारा 25 में वर्णित है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर धारा 26, किसी भी विद्यालय में शिक्षकों की कुल संख्या का 10% से ज़्यादा पद खाली नहीं रखा जा सकता। ठीक है, तो ये धारा 26 में है। धारा 27 में है चुनाव, जनगणना, आपदा राहत कार्य। मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें शिक्षकों को करने को मिलती हैं, उनके शिक्षण कार्य के अतिरिक्त उनको ये जिम्मेदारियां मिलती हैं। नेक्स्ट देखिए धारा 28, सरकार शिक्षकों को ट्यूशन पढ़ाने पर रोक लगाती है। हालांकि लोग अपने घर वगैरह में ट्यूशन वगैरह पढ़ा लेते हैं जो सरकारी शिक्षक होते हैं, बट ये रोक लगी हुई है, ऐसा नहीं करना है। धारा 29 में क्या है कि मूल्यांकन और पाठ्यक्रम के नियम हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप देख लीजिए। समावेशी शिक्षा जो आप इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से आपका फिर आ जाता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सीसीई। बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन होती है, गतिविधि आधारित होती है। और मातृभाषा में शिक्षा, ये तो मस्ट है। ठीक है, 1 से 8 तक प्रावधान है कि प्राइमरी एजुकेशन जो मिले 1 से 5 तक भी, तो वो मदर टंग में होनी चाहिए। भय मुक्त वातावरण होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। और बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, सर्वांगीण विकास होना चाहिए, उसका ओवरऑल शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक हर तरीके का जो डेवलपमेंट हो बच्चों का होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं धारा नंबर 30, कक्षा 8 तक किसी को फेल नहीं किया जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और शिक्षा पूरी होने तक कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, पहले आपको पता होगा कि कक्षा 8 में भी बोर्ड परीक्षा वगैरह होती थी, और उसके बाद 10 में, फिर 12 में, तो इस तरीके से कक्षा 8 वाली चीज़ों को हटा दिया गया है। ओके, और अगर बात की जाए कि अगर कक्षा 8 तक कोई बच्चा फेल हो जाता है तो इसके लिए भी 2019 में एक कमेटी आई थी, सुब्रमण्यम कमेटी। उन्होंने बताया था कि अगर ऐसा हो भी जाता है बाई चांस मिस्टेकन, तो अलग से उस बच्चे को एक ट्रेनिंग दी जाएगी, उसका टेस्ट लिया जाएगा, फिर भी अगर होता है तो फिर भी उसको फेल नहीं किया जाएगा, फिर भी उसको जो उसकी ट्रेनिंग प्रोसेस है उसको कंप्लीट करवाई जाएगी, ताकि बच्चा आगे इन फ्यूचर कभी भी किसी प्रॉब्लम में ना पड़े।
ठीक है। फिर है धारा 21, इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चों को वही अधिकार मिलेंगे जो कि बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 में दिए गए हैं। ठीक है। धारा 32 में क्या है कि बच्चों से जुड़ी किसी भी समस्या को सक्षम अधिकारी की अनुमति पर 3 महीने के अंदर निपटारा किया जाएगा। धारा 33 में है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप इसको थोड़ा सा पॉज करके देख सकते हैं। ओके। धारा 36 ऐसी इसी तरीके से जुर्माना वगैरह की है कि अगर कोई अधिकारी वगैरह अपनी मनमानी करता है तो उसके अंतर्गत उसको जुर्माना लग सकता है, मतलब कोई भी मनमानी नहीं कर सकता बच्चों के खिलाफ। धारा 37 में क्या है कि इस अधिनियम में वर्णित राज्य केंद्र सरकार सक्षम अधिकारी सलाहकार परिषद के सदस्यों के खिलाफ न्यायालय वाद नहीं दाखिल किया जा सकता। ठीक है। फिर है धारा 38, इस अधिनियम के कुछ भागों पर राज्य सरकारें भी उपबंध लगा सकती हैं, संशोधन कर सकती हैं। ये सब आपके काम की नहीं है, जो आपके काम की थी वो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है। ठीक है। ओके। और अगर और भी देखिए यहाँ पे बात करें कि शिक्षक छात्र अनुपात 60 छात्रों पर 2 शिक्षक, मतलब कि 30 पर 1। ओके। और विद्यालय में कम से कम 60 छात्र होने चाहिए प्राथमिक स्तर पर, ओवरऑल अगर देखा जाए। 61 से 90 छात्रों पर 3 शिक्षक, 91 से 120 पर 4 शिक्षक, 121 से 200 पे 5 शिक्षक प्लस 1 प्रधानाध्यापक, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है। और 150 मानी 150 छात्रों पर शिक्षक छात्र अनुपात देखा जाए तो 1:30 होगा। और अगर बात करें 200 प्लस छात्रों पर यह अनुपात 1:40 होगा। ओके। अब देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर अगर बात करें तो ये 1:35 होगा। ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर 1:35 और प्राथमिक स्तर पर 1:30 होगा, मतलब कि 30 बच्चों पर एक टीचर, 30 बच्चों पर 1 टीचर। फिर है गणित है, विज्ञान, सामाजिक विषय, भाषाओं पर पूर्णकालिक शिक्षक होंगे, ये उच्च प्राथमिक स्तर पे। 100 प्लस अगर छात्र हैं तो 3 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक पूर्णकालिक। यहाँ पे जिस तरीके से अगर आप देख पा रहे होंगे ये उच्च प्राथमिक शिक्षकों की बात की जा रही है कि 100 प्लस छात्रों पर 3 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक। और इस तरीके से आपको ये अनुपात समझ में आ गया होगा। कार्य दिवस और घंटे भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर बात की जाए कि प्राथमिक स्तर पर तो 200 कार्य दिवस होते हैं और 800 कार्य घंटे होते हैं। ठीक है। कार्य दिवस मतलब कि आपको 200 वर्किंग डेज आपको कंप्लीट करने होंगे और 800 कार्य घंटे भी। और सप्ताह में अगर बात करें तो 45 घंटे का आपको कार्य करना होगा। और उच्च प्राथमिक स्तर पे बात करें तो ये 220 कार्य दिवस होते हैं और 1000 उनको कार्य घंटे करने पड़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर की ये बात की जा रही है। ठीक है। अब देखिए विद्यालय के मानक एवं मानदंड भी कुछ होते हैं, ये खैर आपको पता भी होगा कि प्रत्येक मौसम में सुरक्षित रहने वाले विद्यालय भवन, ऐसे विद्यालय भवन बनने चाहिए। और बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय बनाने चाहिए। आपने देखा भी होगा, अगर प्राइमरी स्कूल वगैरह जाते होंगे तो शुद्ध और साफ पेयजल भी, और पुस्तकालय की व्यवस्था, खेल का मैदान होगा, मिड डे मील MDM, पकाने के लिए रसोई का पर्याप्त स्थान होगा। ठीक है। और इस तरीके से आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो मिड डे मील है इसको शुरू कब किया गया था। ठीक है। और एक चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि दिव्यांगों के लिए RT की उम्र 6 से 14 वर्ष हम लोगों को ध्यान होता है ना, इसलिए मैंने अभी भी बोल दिया। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि दिव्यांगों के लिए अगर बात की जाए तो 6 से 18 वर्ष तक के लिए आपको एजुकेशन उनको प्रोवाइड करनी होगी। ओके। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टडी विद टीम बनारस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।